Hello, viewers. Our guest today is a popular Indian actor known for his comedic talent, especially as David Mishra in Bhabhi Ji Ghar Par Hain. With his expressive face and natural wit, he has become a household name in Indian television. Celebrated for his unique humorous roles, his versatility shines across different genres, and he remains a beloved figure, entertaining audiences with his memorable performances. In addition to television, he has also acted in some Bollywood films. मैं कह सकता हूँ popular films, although his primary fame comes from his TV work. So let's welcome Anup Upadhyay ji. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं एकदम खैरियत से हूँ और आपसे मिलके मुझे अच्छा लग रहा है, आपको देख के मुझे अच्छा लग रहा है आशीष जी। वाकई हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। सर जी। एक चीज जो हम जैसे कॉमन मैन लोग सोचते हैं आप जैसे सेलिब्रिटी के बारे में कि जी, सर आप यहाँ आए कैसे, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई? जी, मैं बड़ा विस्तार से फिर बताना पड़ेगा मुझे। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ, उस जगह का नाम है गंज डुंडवारा, एक छोटा-सा कस्बा है। तो वो ज़िला कासगंज के अंदर आता है उत्तर प्रदेश में। तो हमारी ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट हुई और उसके बाद फिर ऐसे ही एक अंदर से शुरू से ही हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज हम मतलब मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने एक हमारे दोस्त हैं अनूप त्रिवेदी, हम दोनों एक ही शहर से हैं और दोनों ही इसी क्षेत्र में आए हुए हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा अनूप त्रिवेदी ने कि क्या करना चाहिए, तो कुछ लोग हमारे टाइम के कुछ डॉक्टर बनने की इच्छा रख रहे थे, कुछ इंजीनियर बनने की, लेकिन हमारे दिमाग में शुरू से ऐसा था कि इसी लाइन में कुछ करना है और रास्ता कोई दिख नहीं रहा। तो पता लगा कि लखनऊ में भारतीय नाट्य अकेडमी है, वहाँ जाकर के आप कोर्स करें, उसके बाद फिर थिएटर करें, रंगमंच, और वहां से फिर आप धीरे-धीरे आपके रास्ते खुलेंगे और आप जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, सिनेमा में या रंगमंच करना चाहते हैं या इसी लाइन में कुछ कोई भी विधा आप चूज़ कर सकते हैं। तो हमने कहा कि उसके लिए लखनऊ जाना पड़ेगा, तो फिर मैं लखनऊ पहुँचे। लखनऊ में हमारी मुलाकात भारतीय नेट अकेडमी के बाहर एक कैंटीन थी, उसमें मिस्टर अभिजीत मंडल से हुई और उन्होंने हमसे कहा कि यहाँ पे आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप दिल्ली जाइए। और दिल्ली में एक पूरा गढ़ है थिएटर का, रंगमंच का, पूरा एक मंडी हाउस नाम की एक जगह है, जहाँ पे आप जाकर के थिएटर करिए और 10 नाटक करिए और उसके बाद फिर आप भारतीय नाट्य अकेडमी आ सकते हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जा सकते हैं या आप लगातार थिएटर करते रहना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप दिल्ली जाइए। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद हम दिल्ली आ गए। तो दिल्ली आने के बाद फिर हमारी मुलाकात हुई मिस्टर विजय शुक्ला जी से, जो उस टाइम पे श्री राम सेंटर रेperटरी में ए ग्रेड एक्टर थे। तो उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे कहा कि आप बताइए कि क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा यहाँ आते रहो रोज मंदिर की तरह, लोगों से मिलते रहो, ऐसे ही धीरे-धीरे होगा। अब उसके अलावा तुम्हारे अंदर कितना पैशन है इस चीज़ को लेकर के, ये भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं लगातार जाता रहा। फिर उन्होंने देख लिया कि नहीं, ये लड़का अब जो है मानेगा नहीं और ये करेगा, ये है, तो इसको करना ही है ये। बोले मैं तुम्हें परख भी रहा था, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग महीने डेढ़ महीने में भाग जाते हैं कि अरे यार ये अब स्ट्रगल हमसे ना हो पाएगा, और चले गए। तो बोले लेकिन तुमने लगातार वो अपना दिखाया कि नहीं नहीं मुझे करना ही है। तो फिर उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई श्री हबीब तनवीर साहब से। और हबीब साहब के यहाँ मैं गया। उस वक़्त उनका एक प्ले शुरू हो रहा था, देख रहे हैं नैन। तो उन्होंने मुझसे कहा, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त थी। मुँह में पाइप और फ्रेंच कैप लगाए और कोट-वोट पहने हुए ब्लैक कलर का, गोरे, मतलब देख के एक रुआब ऐसा था कि आदमी थोड़ा-सा एकदम, हम तो बहुत नए बच्चे ही थे बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि विजय शुक्ला जी ने इंट्रोड्यूस कराया कि अनूप उपाध्याय हैं और आपके यहाँ आते रहेंगे, पान-वान लाते रहेंगे आपका। इस तरीके से इंट्रोड्यूस उन्होंने मुझे करवाया।
एक शिष्य की तरह से कि भाई ये आता रहेगा बेचारा। तो 2-3 दिन में जाता रहा लगातार। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि आइए आप यहाँ बैठिए इधर, और ये वाला पोर्शन पढ़िए ज़रा। तो मैंने पढ़ा। तो पढ़ने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा, मतलब लगा होगा उस वक़्त। मैं उस वक़्त समझ नहीं पाया। उस टाइम पे हमारे साथ नंदिता दास जो थिएटर पर्सनैलिटी हैं, और उन्होंने वो किया, तो वो हमारे साथ मेरे अपोज़िट वो किरदार कर रही थीं। तो मैंने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि थोड़ा-सा और रंगीन तरीके से पढ़िए इसको, थोड़े रंगीले मिज़ाज चाहिए इसमें। तो फिर मैंने उस तरीके से भी पढ़ा। तो उनको लगा कि नहीं, इसके अंदर वो है कुछ, जर्म्स हैं वो वाले एक्टिंग के। फिर हबीब साहब ने लगातार मुझे वही कैरेक्टर, वही कैरेक्टर, वही कैरेक्टर एवरीडे पढ़वाया। फाइनली मुझे हुआ कि मुझे रहने की प्रॉब्लम थी वहाँ कि मैं कहाँ रहूँ? विजय शुक्ला बोले, "मैं तो ये घर छोड़ रहा हूँ, तो तुम हबीब साहब के यहाँ उस टाइम पे उनके एक्टर उन्हीं की दी हुई जगह पे रहा करते थे। तो एशियाड विलेज में एक जगह है, तो वहाँ हबीब साहब ने कहा, "नहीं, आप वहाँ चले जाइए।" उनका 5 बीएचके का फ्लैट था, जिसमें दूसरे एक्टर्स भी रहते थे। तो मैं भी जाके रहने लगा। फिर धीरे-धीरे करके उन्होंने मुझे अपनी रेperटरी में रख लिया, और महीने पे मेरी तनख्वाह शुरू हो गई। और मैंने कहा चलो ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जी-जान से हमने काम किया उसमें, और बहुत ही अच्छा लगा। फिर हबीब साहब ने जो गुण सिखाए हमको, छोटे-छोटे, छोटी-छोटी बारीकियाँ जो सिखाई, और वो सीखते हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि लगभग जितने भी बड़े-बड़े रंगमंच के ऑडिटोरियम हैं, वहाँ पे हमने प्लेस किए। फिर हम विदेश गए। सबसे पहले मेरी यात्रा लंदन की हुई, यूके में, फिर लेस्टर, फिर ग्लासगो, फिर जर्मनी। इस तरीके से हम लोग एक उस लेवल पे घूमने लगे और थिएटर करने लगे। फाइनली फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि मुंबई का रुख करना चाहिए। और वहाँ से जब मैंने कहा कि सर मैं अब मुंबई जाना चाहता हूँ, तो थोड़े नाराज़ तो थे वो, कि आप इतने अच्छे एक्टर हैं, आप मुंबई जाएँगे, फिर सिनेमा, टीवी, आपको थिएटर में, मतलब ऐसा नहीं था कि वो अपने स्वार्थ के लिए कह रहे थे, बल्कि वो एक एक सच्ची बात बताना चाहते थे कि अ अ, थिएटर आपका, रंगमंच के लिए आपका योगदान होना चाहिए। मैंने कहा सर वो मैं हमेशा करता रहूँगा, और आपका जो भी शोज़ हैं वो भी मैं करूँगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि रंगमंच में हालात जो हैं वो हिंदी रंगमंच के उतने ऐसे नहीं है कि आप अपना सर्वाइवल उस लेवल पे कर सकें। लेकिन इसकी मिसाल हबीब साहब हैं कि हबीब साहब ने पूरी ज़िंदगी सर्वाइव थिएटर से किया, साथ में 40 लोगों को भी सर्वाइव करवाया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या बात है, वो तो बहुत ही दिग्गज आदमी थे। फिर मैं मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद फिर मैं यहाँ भटका, फिर स्ट्रगल चलता रहा। तो मेरा पहला सीरियल जो था डीडी 1 पे, शांति था। शांति सीरियल में मुझे कामेश महादेवन के यंग कामेश का किरदार मिला, जो मैंने शायद 25-30 एपिसोड किए थे उसके। और वहां से फिर शुरुआत हुई, फिर धीरे-धीरे संघर्ष, जैसा कि आपको पता ही है। जी, सर एक बात बताइए, जब आप ये संघर्ष कर रहे थे तो जी। उस दौर में आपने कभी सोचा था कि ये हबीब तनवीर जैसे पर्सनालिटी से होते हुए एक दिन अमिताभ बच्चन के साथ भी आप काम कर रहे होंगे? बचपन से ही सपने थे मतलब मैं हमेशा से सोचता था कि मुझे करना है तो इसमें ही कुछ करना है। ऐसा नहीं था कि मैं अचानक मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक्टर बनना है। नहीं, मुझे जहाँ तक है कि मैंने जब से होश संभाला, जब तक मैंने सिनेमा देखा, तब से एक अट्रैक्शन उस तरफ हो गया था, और सिर्फ मैनिफेस्टेशन था मेरा ये कि मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है। बस ये होता था कि ये सपना होगा कैसे पूरा? ये तो किसी को नहीं पता है। लेकिन एक दिन जब हबीब साहब से मुलाकात हुई, फिर हबीब साहब के साथ काम किया, फिर उनके द्वारा सराहे गए हम कि भाई बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी मैंने काम किया। तो आपका गुरु जब आपको शाबाशी देता है, तो एक अंदर वैसे भी एक अच्छी फीलिंग्स आती हैं, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर मुंबई आने के बाद अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम किया मैंने, एक छोटा-सा रोल किया था भूतनाथ फ़िल्म में। तो उनको जब साक्षात देखा, और देख कर के जब उनके साथ वो डायलॉग मैंने बोले, और ऐसा लगा जैसे ये सपना हो रहा है पूरा, क्या बात है! तो देखिए वही है कि एक एक्टर के लिए कि आप जिन-जिन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप उनके साथ अगर काम कर रहे हैं, चाहे छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो सपना उस वक़्त, वो क्षण जो होता है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
बहुत अनमोल होता है। वो अनमोल क्षण जो है मैंने जिए। सर, आप शांति और संघर्ष की बात कर रहे थे। हमने तो अपने समय में देखा है शांति और संघर्ष। लेकिन आज की जो जनरेशन है, आपको कहीं ना कहीं लापतागन, भाभी जी घर पर हैं, उस रोल में ज्यादा याद करती हैं। आपने बहुत सारे कॉमिक रोल्स आपने प्ले किए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये, खास करके जी। ये दो सीरियल आपके बाकी काम पर कुछ ज्यादा भारी पड़ गया, या ये यंग जनरेशन या ऑडियंसेस का ये कुछ ज्यादा अफेक्शन, मोर अफेक्शन देखिए, टुवर्ड्स मैं यू? ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत में जो भी मैंने काम किए, वो उतने फ़ोकस नहीं हो पाए मेरे ऊपर। मतलब मेरी तरफ उतना ज़्यादा फ़ोकस लोगों का नहीं आ पाया, जबकि काम वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन जब मैंने लापतागंज किया, एक्चुअली एफआईआर जब किया मैंने, तो एफआईआर में लोगों ने मुझे धीरे-धीरे रिकॉग्नाइज़ करना शुरू किया कि अलग-अलग किरदार में हम रोज़ आते थे। तो लोगों ने ये पहचानना शुरू किया कि हाँ, ये यार एक एक्टर है और अच्छा काम करता है। और लोग फिर बाहर जब जाते हैं तो लोग, ऑडियंस आपको मिलती है, दर्शक आपको मिलते हैं और आपसे कहते भी हैं, तो भी आपको अच्छा लगता है। फिर अचानक उसी शो को देख कर के मेरे पास फ़ोन आया श्री अश्विनी धीर जी का, जिन्होंने अ, फ़िल्में बनाई हैं, अ, आपकी अतिथि तुम कब जाओगे और सन ऑफ सरदार, इसके अलावा कई एक फ़िल्में। और तो वो उस टाइम पे शरद जोशी जी का ये अ लापतागंज शुरू करने वाले थे, तो उन्होंने उन्होंने मुझे एफआईआर में देखा था। तब ये किरदार मुझे उन्होंने ऑफ़र किया, और जब ये किया, तो लोगों की नज़र फिर प्रॉपर तरीके से गई मेरे ऊपर। तब मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे जो है वो पहचान मिलनी शुरू हुई है। वो वाली जो एक एक्टर चाहता है कि हाँ, अब लोग मुझे जानने लगे, मेरे काम की तारीफ़ आम लोग करने लगे, आम लोग। मतलब एक तो होता है क्रिटिक्स आपके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जब आम जनता आपसे रूबरू होने लगती है, तो लापतागंज। और उसके बाद चूँकि मैं एफआईआर पहले कर चुका था, तो वही ग्रुप, हमारे डायरेक्टर श्री शशांक बली जी, तो उन्होंने कहा कि आप ये वाला भाभी जी घर पर हैं में किरदार करिए। और हमारे जो राइटर दोस्त हैं, वो हमारे संघर्ष के ज़माने के दोस्त हैं, मनोज संतोषी जी, उन्होंने भी हबीब तनवीर साहब के साथ काफ़ी काम किया है। वो ये भाभी जी घर पर हैं लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा था ये चाचा डेविड का किरदार तुम करो। तो शशांक जी भी मेरे मित्र हैं, मनोज जी भी मेरे दोस्त हैं, दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं हमारे। तो उन्होंने कहा कि, और भाभी जी का वो किरदार डेविड मिश्रा, वो भी जो है लोगों के दिलो-दिमाग पे छा गया। क्योंकि एक्चुअली भाभी जी घर पर हैं अपने आप में, और लापतागंज अपने आप में बड़े कल्ट शो हैं ये, बहुत सुंदर शो हैं। और दोनों में ही अलग-अलग है, वो बिल्कुल शरद जोशी जी की कहानियों पे था, और ये एकदम एक बहुत ही ज़्यादा मज़ाहिया, बहुत फ़नी, और जैसे कि आम मोहल्लों में जिस तरीके की चीज़ें होती हैं, वैसा। तो ये 2 किरदार जो हैं लोगों के दिमाग पे अच्छी तरह से छा गए। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, सब टीवी का एक शो और था, जीजाजी छत पर हैं। उसमें मुरारी लाल का जो किरदार था इलायची के फादर का, जिसकी उसकी दुकान थी लहंगे की, तो वो भी किरदार मेरा बहुत पसंद किया गया। तो जो चीज़ें पसंद की गई, उसके लिए मैं दर्शकों का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे मित्र जिन्होंने इस किरदार के लिए मुझे चुना कि आप ये करिए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा। भारी जो शब्द आपने कहा कि भारी पड़ गया, वो यही होता है, जब तक आपके ऊपर फ़ोकस ना जाए, आप बहुत अच्छे-अच्छे काम करके निकल जाते हैं, और आप पे लोगों क का दिमाग उतना नहीं जाता, उतना फ़ोकस वो किरदार नहीं हो पाता है। लेकिन आप अपना काम तो पहले भी अच्छा कर रहे थे, आज भी अच्छा करना चाहते हैं, और आगे भी उम्मीद है कि जो भी काम मिलेगा, वो अच्छा ही करेंगे। बाकी भगवान मालिक है। सर, आम तौर पर जो पब्लिक होती है, आपके जो फैंस होते हैं, उनको ये बड़ा इंटरेस्ट होता है बिहाइंड द सीन्स के बारे में। क्या चल रहा था, कैसे हुआ, आपके जो कलीग्स थे उनके साथ कैसा आपका रिलेशन था, कैसे वो काम मिला, आप जब हंसा रहे थे तब आपका मूड कैसा था। तो इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? एक बात और, ये डेविड और मिश्रा, ये कॉम्बिनेशन कैसे बना? और साथ में आपके जो कोई यादगार कॉलीग हो तो उनके बारे में भी आप कुछ बताइए। देखिए, दर्शक हमेशा इस चीज़ के लिए उत्साहित रहते हैं कि आप ये कैसे कर लेते हैं? आप ये आवाज़ कैसे निकाल लेते हैं? और आप बिल्कुल अलग दिखते हैं। आप तो वैसे दिखते ही नहीं हैं जैसे आप हैं। उसमें आप बहुत ओल्ड लगते हैं। ऐसे तो आप बहुत यंग हैं।
तो इस तरीके के दर्शकों के अंदर एक सवाल रहते हैं, लेकिन ठीक है, वो उनके सवाल करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब कैमरे के सामने काम करते हैं तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि भाई वो हमारा मेकअप होता है, उसके बाद फिर हम उस किरदार को फील करते हैं, महसूस करते हैं, और जैसा हम कर रहे हैं आवाज निकालते हैं, इसलिए कि हम अपने जो हम दिखते हैं, जो हम हैं, वो ना दिखें, और हम वो दिखें जो हम कर रहे हैं। क्योंकि हम ऐसे ही डेविड मिश्रा करेंगे तो आपको लगेगा अनूप उपाध्याय। तो इसीलिए कहा गया है, रंगमंच में भी ये बताया जाता था कि जो आपका मेकअप होता है, जो आपकी कॉस्ट्यूम्स होती है, वो करने के बाद भी आपको काफी फील आता है उस किरदार के बारे में। वो करने के लिए आप जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे ही आप वो गेटअप लेते हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा सा आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, उस किरदार के साथ। जैसा आपने देखे होंगे इस तरीके के लोग, डेविड मिश्रा जैसे लोग, आम जिंदगी उनकी आवाज भी थोड़ी ऐसी होती है कि अरे भाई क्या है। तो वहीं से ये सब चीजें हुई। हमारे डायरेक्टर ने, डेविड मिश्रा जो है वो हमारे राइटर जो हैं मनोज संतोषी, उनका ही ये क्रिएशन है डेविड और मिश्रा। तो ये अपने आप में बड़ा फनी नाम है। तो ये उन लोगों का अपना एक क्रिएशन है, तो वो बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, दर्शकों को भी अच्छा लगा। तो मूड की बात तो ऐसी है, देखिए ये काम है हमारा। मूड आपका कैसा भी हो, जब एक्शन हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको वो चीज देनी पड़ती है जो दर्शकों तक पहुंचानी है, क्योंकि वो आपका जॉब है, वो आपका काम है। दर्शक कभी भी आपको उस चीज के लिए माफ नहीं करेगा कि अच्छा मैं समझ सकता हूँ उस दिन आपका मूड ऐसा रहा होगा, या मैं समझ सकता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हर दिन तो एक से नहीं होते, कभी किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कभी कोई आज थोड़ा डल फील कर रहा है, लेकिन शॉपिंग तो करनी है। तो वो हम लोगों को देना ही पड़ता है अपना, जो भी परसेंट आप दे सकते हैं, 100% देना चाहें नहीं, मतलब जो बॉडी आपका जितना कोशिश है उतने परसेंट आप देते ही हैं, कि कहीं ऐसा ना हो दर्शक निराश हो आपके इस काम से। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जो सवाल किया कि जो हमारे कलीग, जो हमारे एक्टर साथ में थे, को एक्टर्स, उसमें लापतागंज की याद करूं तो हमारे एक मित्र मिस्टर अब्बास, जो अभी कबीर के नाम से जाने जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा फनी लेवल पे आ, स्टे वहां पे सेट पे बहुत मजाहिया, बहुत मजाक करना, बहुत मस्ती करना, और खूब हंसाना लोगों को, और एक लाइट माहौल वो इंसान बना के रखता था लापतागंज के सेट पे। और बहुत मजेदार बात है, और मैं ये कहता हूँ कि आज भी हम जब भाभी जी शो करते हैं तो उनके बारे में जब लापतागंज की बात होती है तो उनका जिक्र जरूर आता है, और उनकी कुछ इस तरीके की चुगलबाजियां हैं जो मैं शेयर करता हूँ यहाँ के एक्टर्स के साथ। जैसे यहाँ पे रोहताश जी हैं हमारे, रोहताश गौड़ जी, जो लापतागंज में भी थे, मुकुंदी बाबू। और यहाँ पे आसिफ शेख जी हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं विभूति नारायण मिश्रा, मेरे भतीजे का रोल। तो इन दोनों के साथ तो यहाँ बहुत मजेदार ट्यूनिंग है, और वहां पे अब्बास जो कि अब कबीर हैं, उनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। बहुत मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था। सर आपके लिए काफी सारे क्वेश्चंस हैं। एक दो आपके जो अच्छे क्वेश्चंस हमें लगे, जो आपके फैंस ने पूछे हैं, वो हम आपसे पूछते हैं। एक क्वेश्चन है, अवश्य ने पूछा है, अवश्य श्रीवास्तव ने, लखनऊ से। जी। इन्होंने पूछा है, ये 5th क्लास के स्टूडेंट हैं। इन्होंने पूछा है कि भूतनाथ में ब्लैक बोर्ड पर जो शेर बनाया गया था, तो वो क्या वो ड्राइंग आपने बनाया था और वो पूंछ वाकई हिली थी, या कुछ स्पेशल इफेक्ट था? और एक क्वेश्चन लखनऊ से ही है, अवनीश कुमार का। इन्होंने जी। आपसे पूछा है कि अक्सर कई लोग कहते हैं कि अमित जी के सामने हम थोड़ा शॉक हो गए, या कुछ समथिंग डिफरेंट उनको एक्सपीरियंस होता है। तो आपने नॉर्मली ट्रीट किया, मतलब आपने कैसा फील किया उस मोमेंट को, कैसे एंजॉय किया? मैं अवश्य जो है उनका मैं सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि वो अभी 5th क्लास में है। मैं नहीं चाहता हूं कि उनकी जो उनके दिमाग में जो चल रहा है और उसको मैं बहुत ही टेक्निकल लेवल पे बता दूं तो शायद उनको निराशा होगी। तो मैं तो यही कहूंगा उनसे, हाँ वो ड्राइंग मैंने ही बनाया था, और वो शेर वहां से भागा भी था। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तब असलियत आपको बताएंगे कि क्या थी। कह सकते हैं कि अवश्य बिल्कुल सही पकड़े हैं। हाँ बिल्कुल। अवश्य बिल्कुल सही पकड़े हैं।
और बड़े होशियार बच्चे लग रहे हैं ये, बड़ा अच्छा सवाल था। दूसरा सवाल जो आपने किया अमित जी के सामने, मैं आपको सच बताऊं कि अमित जी, अ, अमिताभ बच्चन जी तो खैर उनको साक्षात उनके सामने काम करने में एक, अब मैं कहता हूं कि डर तो नहीं, लेकिन एक अजीब सी आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है उनको देख के, एक ऊर्जा का संचार होता है। आप बड़े विस्मित से हो जाते हैं, आप देखते हैं उनको तो आपको लगता है कि यार मैं इस इंसान के साथ आज आमने सामने डायलॉग बोलूंगा। एक खुशी, मतलब एक खुशी की बात कर रहा हूँ, एक अजीब सी बहुत खूबसूरत अनुभूति है वो, उनके साथ काम करना जो मुझे फील हुई। और मैंने डायलॉग पूरी तरीके से याद कर लिए थे, तैयारी पूरी कर ली थी कि कहीं उनके सामने फंबल नहीं करना है, और कहीं पे ऐसा ना लगे उनको कि अरे यार क्या हुआ। और उनका टाइम भी बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है उनका, वो उतनी देर के लिए आएंगे, उसमें फिर कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से उनको ऐसा लगे कि देर हो रही है या कुछ। तो पूरी तैयारी थी मेरी। और एक खुशी भी होती है कि एक इतना बड़ा इंसान जिसके सामने आप एक बार में अगर कोई चीज करते हैं तो आपको लगता है कि मैं पास हो गया। तो वो सारी फीलिंग थी, और मैंने किया, बखूबी किया। और उन्होंने भी बहुत अच्छा मुझे एक्सप्रेशन दे करके मुझे कहा कि बस ऐसे एक्सप्रेशन दिया उन्होंने। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ गले से लगा दिया या क्या, लेकिन उनके एक्सप्रेशन ही मेरे लिए बहुत थे कि सही है सब, बहुत बढ़िया। छोटा सा था वो काम, और वो किया मैंने इसलिए। लोगों ने उसे नोटिस किया। बस अवश्य, जैसे अवश्य ने अभी सवाल कर दिया। सर, जी। आपने थिएटर में काम किया, करते रहे हैं। टीवी में तो खैर आप हैं ही किंग, और मूवीज में भी आप काम करते रहे हैं, करते हैं। तो विच मीडियम डू यू एंजॉय मोर, जो आपके क्लोज टू देखिए, हार्ट है? मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कोई भी मीडियम मेरे हार्ट के क्लोज नहीं है, क्योंकि मैं जब रंगमंच करता था तो भी पूरी तरीके से उसमें जुझारू था, और पूरे दिल दिल से करता था। और हर चीज, हर जगह, हर ऑडियंस का सामना करने का एक अलग ही आनंद था। कभी कलकत्ता में शो कर रहे हैं, कभी वहाँ अहमदाबाद में है, कभी दिल्ली में है। तो वो आनंद अलग है, वो मीडियम उसका आनंद अलग है। आप स्टेज पे होते हैं, ऑडियंस आपके सामने होती है। और जब आप टीवी करते हैं तो आप घर घर पहुंच रहे होते हैं, लोग अपने घर पे होते हैं, आप खुद पहुंच रहे होते हैं। और उसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं समझ में आता है, लेकिन जब आप पब्लिकली लोगों से मिल रहे होते हैं, कहीं पे भी आप किसी मार्केट में होते हैं, एयरपोर्ट पे होते हैं, या कहीं जा रहे हैं किसी फंक्शन में, तो लोग आपसे मिलते हैं और आपके बारे में बात करते हैं। टीवी में एक चीज होती है कि आपको बहुत फास्ट काम करना पड़ता है। आप जैसे थिएटर में आप रिहर्सल करते हैं 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने, उसके बाद आप स्टेज पे पूरी तैयारी के बाद आप उतरते हैं। टीवी में होता है कि आपको तुरंत स्क्रिप्ट मिलती है और आपसे कहा जाता है कि आपका 15 मिनट के बाद आपका सीन है। तो आपको फटाफट आपको उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि टीवी का काम इसलिए फास्ट है कि हमें रोजाना उस चीज को ऑडियंस में देना है। रोजाना एपिसोड आपके तैयार होंगे तभी वो टाइम से ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे। तो थोड़ा फास्ट काम होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी अपने आप में एक मजेदार काम है। और सारे लोग फटाफट फटाफट रिहर्सल करते हैं, रीडिंग करते हैं, याद हो जाता है, सेट पे पहुंचते हैं, डायरेक्टर बताते हैं कि ये यहाँ से ये आएंगे, यहाँ से वो करेंगे, आप यहाँ से खड़े होंगे, उसके बाद ये होगा, और ये सीन कंप्लीट, चलिए शुरू करते हैं। फटाक से करते हैं, और उसका होता है कट, फिर क्लोज 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 क्लोज, ये वो, और बस। क्योंकि उसमें काम फास्ट है, आपको वो भी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप किस तरीके से समय में, उतने से कम समय में आप अपना चीजें दे रहे हैं। लेकिन मैं इंजॉय करता हूँ टीवी को, मैंने पिछले कितने सालों से मैं टीवी कर रहा हूँ, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। सिनेमा तसल्ली से होता है, बहुत आराम से उसकी लाइटिंग होती है, एक सीन को बनाने में टाइम लेते हैं, उसके बारे में बहुत डिटेलिंग में जाते हैं, फिर कैमरे के एंगल्स, छोटे छोटे उस पे एंगल्स पे पूरी पूरी लाइटिंग शिफ्ट होती है, तो उसमें बहुत समय आपके पास होता है। आपको एक लाइन बोलनी है, उसके लिए भी आपको, इतनी सी लाइन बोलने के लिए भी आपके पास समय है, और वो समय आपको दिया गया है, आप उस पे प्रॉपर काम करते हैं, फिर आप बोलते हैं। सिनेमा बड़ा है, तो आपकी पलकें जो उस पे रोए हैं वो तक दिख जाते हैं, आपके आपके छोटे छोटे एक्सप्रेशन दिखते हैं। फिर वो जब आप सिनेमा में देखते हैं तो आपको उसका एक अलग आनंद आता है। वाह क्या बात है। जैसे थिएटर में आप हैं, आपने ऐसे करके पलक की, वो नहीं समझ में आएगा लास्ट रो में बैठे इंसान को। लेकिन सिनेमा इतना क्लोज सिनेमा है,
कि आपकी एक-एक छोटी-छोटी चीज़ें, आपकी बारीकियाँ, आप वो एक्टिंग की छोटी-छोटी चीज़ जब आप ऐसे सिर्फ़ ऐसे भी देखते हैं, उसके मायने बदल जाते हैं और वो आपको देखने में बड़ा रोमांचित लगता है और फिर पब्लिक देखती है, ऑडियंस देखती है, तो एक अलग ही आनंद और फिर धन भी अलग तरीके का है तीनों जगह, वो भी अपने आप में बड़ा मायने रखता है पैसा, तो उसका भी आनंद लेता है आप आदमी। तो पॉपुलर स्टार एक्टर हो गए हैं, आम भाषा में कहें तो आप सेलिब्रिटी हो गए हैं। तो आप ये बताइए कि अब आपका जो लाइफ स्टाइल है, हम जैसे साधारण लोगों के तरीके से है या क्या बदल गया है? अब आप कहीं जाते हैं या आप जैसे कि फॉर एग्जांपल हम तो साधारण शर्ट भी पहन के अब हम पहन लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपका सुबह से लेके शाम तक, चाहे कपड़ा हो, चश्मा हो, खाना हो, कहीं चाय पीना हो, तो अब आप सेलेक्टिव हो गए हैं या सिचुएशन ने बना दिया नहीं, है? मैं आपको सच बताऊँ, मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ, बहुत सादा ज़िंदगी जीना पसंद करता हूँ। बाकी जो आपकी पहले की जो ज़िंदगी थी उस इस ज़िंदगी में फ़र्क इसलिए है कि अब यहाँ पे आप हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं, वो तो आपको लेनी पड़ेंगी। जैसे आपको शूटिंग पे जाना है, तो अब आप लोकल ट्रेन से तो नहीं जा सकते, चाह करके भी नहीं जा सकते। तो आपको वो साधन अपना बनाना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको घर और पब्लिकली जब आप लोगों से मिलते हैं, तो मुझे तो पब्लिक से मिलने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है और मैं अपनी तरफ से बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला हूँ, वैसा ही हूँ और जीवन का आनंद ले रहा हूँ उस लेवल पे कि हाँ, जो मैं करना चाहता था, वो ईश्वर ने मुझे दिया और जिसकी मुझे ख्वाहिश थी, जो बचपन से मैंने सपने देखे थे, वो काम कर रहा हूँ और उस वजह से लोग मुझे पहचान रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं पब्लिक से कटूँ या रूड हो जाऊँ या वो मुझे तो आनंद आता है सबके साथ। जब लोग आप मेरे बारे में बोलते हैं, जब मुझसे कहते हैं, तो उनको मैं सुनता हूँ और उ उसके आनंद की प्राप्ति इसीलिए तो ये कार्य किया मैंने, इसीलिए तो ये काम ईश्वर ने मुझे दिया और वो मैंने चुना कि पब्लिक तक पहुँचूँ और पब्लिक के साथ इंटरैक्ट कर सकूँ, उनसे बातचीत कर सकूँ। हाँ, कहीं-कहीं ऐसा होता है जैसे हम किसी इवेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे पब्लिक ज़ाहिर-सी बात है वो प्यार है उनका और जिस तरीके से उमड़ के आती है अब जैसे अभी हम गुजरात गए थे डांडिया के प्रोग्राम में, मैं और रोहतास जी। तो वहाँ पे स्टेज पे पहुँचे उसके बाद उन्होंने कहा आप स्टेज से नीचे भी आ जाइए थोड़ा-सा, थोड़ा डांडिया कर लीजिए लोगों के साथ। तो जब नीचे उतरे तो पूरा-पूरा सैलाब जो आता है ना, उस टाइम पे वो खैर गार्ड्स तो होते हैं जो हमें सुरक्षित कर रहे होते हैं। लेकिन उस वक़्त भी ऐसा लगता है कि अरे ठीक है यार, किसी को प्लीज़ कोई प्रॉब्लम ना हो, सब अपने ही हैं, यही हमारी ऑडियंस है, इन्हीं की वज़ह से हम जाने जाते हैं। तो बस इतना सा वो होता है कि कोई हानि नहीं होनी चाहिए आप बाकी तो आनंद आता है इन सबसे मिलके। मैं तो बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ जीवन सर में। एक आपसे सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और जी, आपसे ऑनेस्ट आंसर भी चाहता हूँ। मैं जी, चाहूँगा कि आप अपनी फ्रेटर्निटी का डिफेंस ना करें। सर ये ओटीटी आने के बाद जी, ये जो एक्टिंग के नाम पर ये जो नंगापन हो रहा है, भाषा के साथ, संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कुछ भी हमारे घरों में परोसा जा रहा है ये कहकर कि पब्लिक यही देखना चाहती है, यही सुनना चाहती है। तो आप बताइए कि यहाँ मनी इम्पोर्टेंट है, स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट है, अपनी खुद की इच्छाएं इम्पोर्टेंट है, क्या है? और आपको क्या हम इस तरीके का रोल करते हुए देखेंगे कमिंग डेज देखिए में? जहाँ तक एक जो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरी जहाँ तक बात है वो उसका एक दायरा है, मैं उस दायरे के आगे तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं वो चीज़ करना चाहूँगा जो मेरा परिवार देख सके सबसे पहले। जो मेरा परिवार बैठ के देख सके, मैं वो काम करना चाहूँगा और इतना उस लेवल पे नहीं जाऊँगा कि मुझे परिवार के साथ बैठ के देखने में मुझे थोड़ी-सी झिझक हो। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि जो भी कुछ ओटीटी पे दिखाया जा रहा है, वो एक समाज का आईना ही है। आप जो समाज में होता है, जो देखते हैं, जो कर रहे हैं, वही चीज़ कहानियाँ कहाँ से आती हैं? कहानियाँ कोई ऐसा तो है नहीं, कहानियाँ कहीं न कहीं से तो देखी और सुनी और वो जाती हैं या उसको समझा जाता है या जो भी है। हाँ, लेकिन बेवजह फिज़ूल में जिसकी ज़रूरत नहीं है, उस जगह पे गंदे शब्दों का प्रयोग, उस जगह पे ऐसे कुछ सीन्स जिसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ़ इसलिए डाले जाएँ।
कि ऑडियंस ये देखेगी और उसको वो इस वजह से देखने आएगी। अगर इस वजह से ही देखने आएगी तो फिर आपके वो काम करने का, जो आप इतना क्रिएटिव काम कर रहे हैं, उसका फिर मतलब नहीं है। तो उसको आधार ना बनाएँ, उसको एक वो ना बनाएँ जिसको कहते हैं कि उसका सहारा ना लें। बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आपने कहा, कई लोगों ने कहा समाज में जो हो रहा है, एक्चुअली मूवीज जो है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहीं ना कहीं वो उसका मिरर है, दर्पण है। तो समाज में तो सर, भारत की राजधानी नई दिल्ली में क्राइम इतना हो रहा है, रेप इतना हो रहा है, लोगों ने इसको रेप कैपिटल, क्राइम कैपिटल कहना शुरू कर दिया है। तो हम फिल्मों में, या आपका जो बॉलीवुड है, जो टीवी इंडस्ट्री, हम उसके ओटीटी के थ्रू हम रेप तो नहीं दिखा सकते, इस तरीके से क्राइम तो नहीं दिखा सकते इन द नेम ऑफ नहीं, नहीं, सोसाइटी। लेकिन पहले की फ़िल्मों में भी तो किस तरीके से गोलीबारी और ये सब दिखाते थे, घोड़े पे डकैत आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो दिखाते तो थे ही ना। दिलीप कुमार जी को, सुनील दत्त जी को, अमित जी को हमने गालियां देते हुए और इस नहीं, तरीके कह रहा हूँ कि उसका सहारा ना लिया जाए, सबसे बड़ी चीज़, कि आप वो सहारा ना लें, कि इस वजह से आपकी चीज़ बिकेगी या इस वजह से आपको देखा जाएगा। बाकी एक अच्छी चीज़ आप प्रस्तुत करिए। आप ऐसा नहीं है कि जो चीज़ है वो आप दिखाते, अब जैसे मान लीजिए 2 मोहल्ले के लौंडे हैं जो बहुत गुंडे टाइप के हैं और ऐसे हैं, तो आप उनको आप बहुत सोफिस्टिकेटेड तो नहीं दिखा सकते ना, कि वो जीन्स और शर्ट पहने और टाई लगाए घूम रहे हैं लेकिन हैं गुंड, अब आप उनकी वेशभूषा भी वही रखेंगे, उनकी भाषा का भी थोड़ा-सा वो होगा, लेकिन ऐसी चीज़ उससे ऊपर ना रखें क्योंकि वो, चूँकि वो सिनेमा है, कि बैठ के ना देख सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि टीवी खोलने से पहले आपको ऐसा ना लगे झिझक कि यार ऐसा ना हो कि खोलते ही गाली आ जाए, खोलते ही कोई ऐसा सीन आ जाए, वो डर नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ ना दिखाएँ कि आप अपने परिवार के साथ ना सर, दुनिया तो आपको देख रही है, आप किसको देख रहे हैं? देखें। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये हमेशा मैं कहता हूँ कि एक्टर दूसरों को एंटरटेन करता है, उसको कौन एंटरटेन करेगा यार? लेकिन नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं ओटीटी पे भी, कुछ अच्छे सिनेमा आ रहे हैं। कुछ बेहतरीन फ़िल्में हैं, जो हम कुछ शोज़ हैं, जो हम लगातार जब वक़्त होता है तो हम देखते हैं। टीवी पे देखते हैं वरना अपने मोबाइल पे देखते हैं, जब शूटिंग पे होते हैं समय निकाल के। तो जब हमारे पास समय होता है तो हम बिल्कुल बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर इस टाइम पे इंडस्ट्री में आए हुए हैं, जिनका काम देख कर के लगता है कि यार वाह! क्या बात है! और बहुत अच्छे निर्देशक आए हुए हैं और नए टैलेंट आए हुए हैं जो नए तरीके से चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत अच्छी कहानियाँ मैंने ओटीटी पे भी देखी हैं, जिनको देख के दिल एकदम पसीज भी गया है कि यार क्या बात है। तो मैं सिलेक्टेड कुछ अच्छे काम देखता हूँ और ज़रूर देखता हूँ। सर, आपने जिस बेबाकी से सारे प्रश्नों का जवाब दिया, मैं खुद भी बोलूंगा कि वाह क्या बात है, और वाकई बहुत अच्छा लगा। और आपसे एक प्रश्न कम रिक्वेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे आपके बहुत फैन हैं, कि आप जी, अपना कोई डायलॉग अगर जाते जाते सुना दें, बहुत अच्छा रहेगा। भाई मैं आपको डेविड मिश्रा का डायलॉग एक ऐसे ही सुना देता हूँ उस आवाज़ में कि अरे सुन, लंदन में टैक्सी चलाएगा? अरे यार क्या रिएक्शन दे रहा है? अबे ओए खच्चड़ो, अरे बाहर तो आ। यार मैं यहाँ लंदन से आया हूँ, तू घर में घुसा है बीवी के साथ। अरे सामान उठा चल। यार तुम लोग कैसे हो? जब भी मैं आता हूँ ना दुआ ना सलाम, ना चाय ना पानी, बस आकर के देखते हो जैसे पता नहीं कौन आ गया हो। अरे ठीक है, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम लोगों के ही नाम करूंगा। चल पानी ला 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 ला। क्या बात है सर, बहुत खूब। मैं यहाँ व्यूवर से कहना चाहूंगा कि आप अनूप उपाध्याय जी को कैसे याद करते हैं, किस सीरियल के माध्यम से, किस मूवी में आपने उनको लास्ट टाइम देखा, किस तरीके के रोल करते हुए देखना चाहते हैं, और जो भी आपके मन में चल रहा हो, अच्छा बुरा, पर आप कुछ लिखें, कुछ बताएं, कमेंट करें। और अनूप जी, आपने हमें अपना प्रेशस टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशस टाइम फॉर हिलेरी टाइम्स। थैंक यू सर, धन्यवाद। जय थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।